Good afternoon to all doctors. I am Dr. Firdaus Alam from तलाकटा हैदराबाद। आज का जो टॉपिक्स है एस लास और एल1, एस लास एंड एल1, ये दो रेमेडीज बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव रेमेडीज होता है। आज का जो टॉपिक्स है एस लास और एल1। एस लास का फर्स्ट टॉपिक से ये एस लास का मतलब ये होता है लैक्सेटिव, जिसको लैक्सेटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रोपैथिक में लैक्सेटिव बोलते हैं और इसी का भी है पे एलोपैथिक इसको लैक्सेटिव बोलते हैं। लैक्सेटिव का मतलब होता है हमारा मोशंस को क्लियर करने का, यानी रेक्टम में जो कंजशंस रहता है उसको फ्री करता है, ये हमारा ये होता है। तो इसीलिए इसमें लैक्सेटिव का एस लास दिया है। लास और लैक्स यानी लैस से ही बना लैक्सेटिव, और लैक्सेटिव जो है सो एलोपैथिक का भी हेल्प से है। हमको ये करना है आपको एस लास। एस लास में हमारा ओनली 2 प्लांट्स है, ठीक है। कितना? 2 प्लांट, 2 प्लांट्स। एक का नाम है जेनिशाना, जेनिशाना, जेनिशानिया जिसको बोलते हैं, JENTIANA, ल्यूटिया, LETUA, ल्यूटिया। जेनिशन ल्यूटिया जो है सो हमारा लैक्सेटिव का मेन रेमेडीज माना जाता है। मेन बोले तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड। और दूसरा प्लांट जो है सो एलियोसिपेनेसिस, एलियोसिपेनेसिस, ALOE, एलियोसिपेनेसिस, CAPENSIS, एलियोसिपेनेसिस। कहता है यह रेमेडीज सिर्फ माना गया है कि ये लैक्सेटिव है, लेकिन अगर प्लांट के बेस पे अगर पढ़ा जाए ये बॉडी को कई ऑर्गन पे और कई डिजीज पे वर्क करता है। जैसे में गॉट में भी काम आता है, गॉट, गठिया जिसको बोलते हैं। गॉट का रिलेटेड इसलिए होता है कि जिस व्यक्ति को गॉट का अफेक्टेड डिजीज होता है उसका सबसे पहले सीवियर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके बिहेव पे हमारा सबसे पहले आप देखे होंगे कोई भी डॉक्टर के पास अगर पेशेंट जाता है तो गॉट को लिखता है, मेडिसिन दिखता है, गॉट नहीं लिख दिया, या तो फिर डिफ्लाजा कोड लिख दिया, या तो एस्ट्राइड मेडिसिन, या तो एंटीपायरेटिक दे दिया। लेकिन उसके साथ में भी क्या लिखता है? एक एंटासिड लिखता है, यानी गैस को रिलीजिंग करने के लिए, रिलीफ करने के लिए एक मेडिसिन उसमें ऐड कर देता है। तो इससे रिलेटेड ये होता है कि हमारा लैक्सेटिव के हिसाब से जेनिशाना ल्यूटिया जो है सो एक लैक्सेटिव मेडिसिन होते हुए भी हमारा जो है सो कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हुए भी हमारा गॉट पे भी असर करता है ये। और बोलता है ये उसके बाद कहता है डिसेंट्री, इंडाइजेशन, थ्रोट पेन। डिसेंट्री यानी लूज मोशंस, कंजेशंस, कॉन्स्टिपेशंस, थ्रोट पेन, एनोरेक्सिया टॉनिक का काम करता है। एनोरेक्सिया टॉनिक, एनोरेक्सिया टॉनिक उसको बोलते हैं जिसको लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख को नहीं लगना। तो भूख वैसे ही पेशेंट को नहीं लगता है जिसका कॉन्स्टिपेशन से बिलोंग करता है। इंडाइजेशन का मेंटेन सही नहीं रहता है, जिसके कारण हम सबसे पहले उसको क्या डाइजेशन को मेंटेन करते हैं। जब डाइजेशन मेंटेन होता है लॉस ऑफ एपेटाइट ऑटोमेटिकली क्योर होता है। तो ये हमारा किसका बिहेव पे है? जेनिशाना ल्यूटिया का काम है वो। जब लैक्सेटिव का मेन एक्शन पढ़ेंगे तो अलग हो जाता, लेकिन अगर यही होम्योपैथी में अगर हम जाते हैं तो किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, गॉट का पेन हो गया, तो हमारा जेनिशाना ल्यूटिया 200 देता है। इसका मतलब ओनली 1 रेमेडीज का पोटेंसी देता है उसमें। हमारे पास क्या है? 9 प्लांट को मिला के हमारा 2 प्लांट मिला करके हमारा बना क्या? एस लास बना। लेकिन अगर इलेक्ट्रोपैथिक में ना छो जाकर के होम्योपैथिक में जाएंगे तो हमारा उसके लिए सिर्फ खाली जेनिशाना ही देगा। जेनिसिनिया से ही हम उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं एनोरेक्सिया टॉनिक का काम करता है। टॉनिक का मतलब बूस्टर,
यानी एनारोग्जिया, जो डिजीज में टॉनिक आ गया, समझिए कि उसमें पावर ज्यादा रहेगा मेंटेन करने का, बैलेंस करने का। कोई भी पावर कहां दिया जाता है? जिस चीज में हमारा डिजीज से बिलोंग नहीं हो, अनबैलेंस हो। जैसे किसी को इम्यून सिस्टम का बैलेंस नहीं है, एनर्जी बॉडी में नहीं है, तो हम उसको एंटीऑक्सीडेंट मल्टी मिनरल देते हैं, तो हमारा एक टॉनिक देते हैं, बोलते हैं टॉनिक लिख देंगे, तो टॉनिक लिख देते हैं हम, तो उसको बूस्ट करता है, यानी पावर को बढ़ाता है, इंक्रीज करवाता है उसमें, ठीक है। उसके बाद कहता है क्रॉनिक गैस्ट्रेशन, क्रॉनिक गैस्ट्रेशन से इसका जब आप डायल्यूशंस पे जाएंगे बहुत अफेक्टेड आता है। जो हमारा पहले ही बता चुके हैं कि एक ही मेडिसिन हमारा दो बिहेव पे काम करता है। जब हमारा डायल्यूशन 1 से लेकर के 10 तक जाते हैं तो एक्यूट सब एक्यूट में काम करता है, लेकिन लैक्सेटिव में अगर एसलास की बात पे अगर बात करेंगे तो यही जो डिजीज पे हमारा क्या काम करता है, मोशंस को फ्री करने में काम कर रहा है, यानी लैक्सेटिव का काम कर रहा है। लेकिन अगर यही अगर हायर में चले जाते हैं तो हमारा मोशंस को रोकता है। ये बहुत बड़ा एक्शन ही है। किसी को अगर ग्रीनिश वाटरी लूज मोशंस हो रहा है, कोई मेडिसिन से नहीं रुक रहा है, आपको हम मोशंस को रोकने के लिए क्या देते हैं, एस्टेन C4W ये देते हैं, ये हमारा मोशंस को रोकने के लिए है। लेकिन क्या भी देते हैं हम, D5 या D6 देते हैं। लेकिन अगर इससे भी हम नहीं कम हो रहा है, इससे भी अगर कम नहीं हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है C4 का, जबकि C4 नॉर्मली डॉक्टर जो पढ़ते हैं कैल्शियम के लिए, मिनरलाइजेशन के लिए, लेकिन ये कैल्शियम का नहीं है, मिनरलाइजेशन है, ये मिनरल है इसमें। तो जाहिर सी बात है किसी को भी लूज मोशंस होगा तो उसको एनर्जी डाउन होगा। जब डाउन होगा तो हम उसके लिए क्या चढ़ाते हैं, RL फ्लूइड चढ़ाते हैं, DNS चढ़ाते हैं, NS चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में जो लेस हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए। RL कोई डिजीज नहीं है, RL को कोई मेडिसिन नहीं है कि जो लो मोशंस को रोकेगा, वो एंटीबैक्टीरियल है या तो कुछ और अफेक्टेड है बॉडी में, उसके लिए दूसरा मेडिसिन देते हैं। लेकिन हम RL चढ़ाते हैं क्यों? एनर्जी को लॉस जो हुआ है उसको मिनरलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए। इलेक्ट्रोकाइंट सैचेट लिखते हैं या तो और कुछ भी नमक पानी का घोल मिला करके देते हैं, तो प्रेजेंट के लिए। तो उसी तरह से हमारा C4 वहां पे मिनरलाइजेशन कर देता है। एस्टेन हमारा जो है सो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, पिछले क्लास में पढ़ा चुका मैं। एस्टेन एक ऐसा रेमेडी है एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फेक्शनाइज, इन्फेक्सिस, यानी कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन की बात आ रही है तो हमारा एस्टेन इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। इसीलिए आपको हम बताए थे, दो मेडिसिन बताए थे हमें, बेस 1 और बेस 2। बेस 2 में क्या है याद है आपको? बेस 2 में वही एस्टेन है, एस्टेन A3F1L1W, और बेस 1 में क्या है, S1 A3F1L1W। अब देखिए यहाँ क्या काम कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मिनरलाइजेशन के लिए कर रहा है, यानी एनर्जी को पावर को देने के लिए चल रहा है, यानी टॉनिक का काम कर रहा है। अब टॉनिक में कहाँ कर देते हैं, पहले भी बता चुके थे, अगर बेस 2 दे करके हम C10 दे दिए तो C10 हमारा सीधा स्टोमक पे काम करता है। तो आपको ये डालते ही C10 आपका स्टोमक का जितना भी प्रॉब्लम रहेगा पूरा दूर कर देगा। अगर इसमें हम H2 दे दिए, जितना भी ग्लैंडुलर ऑर्गन है उस पे काम कर जाता। H3 दे दिए, जितना भी सेक्सुअल रेमेडीज हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, इस पे काम आ जाता है। H6 दे दिए, सीधा किडनी पे काम कर गया। H12 दे दिए, सीधा आंख पे काम कर गया। तो इस तरह से इतना, एक अभी 2 ही बताया हूं मैं, 2 और बताएंगे जो BSLB1 BSLB2, यानी एक जो है सो लिम्फ और आर्टरी और वेन पे काम करने के लिए देंगे। जब आर्टरी और वेन 2 हमारा मेंटेन हो गया, हमारा डिजीज क्या रहेगा, हमारा डिजीज क्या रहेगा, वही 2 से बनता है। लिम्फ नोड आ गया, लिम्फ में प्रॉब्लम, लिपोमा आ गया, लिम्फ में प्रॉब्लम, आर्टरी आ गया, वेरिकोस वेन आ गया, वेन में प्रॉब्लम, हार्ट का ब्लॉकेज हो गया, आर्टरी में प्रॉब्लम। जब 2 चीज हम पकड़ लेंगे, 4 पकड़ लेंगे, एक को जहर निकाल देंगे, एक को एनर्जी दे देंगे, और दूसरा वेन में प्रॉब्लम है तो वेन को कवर कर लेंगे, और अगर आर्टरी में प्रॉब्लम है तो आर्टरी को कवर कर लेंगे, बचेगा क्या। एनी टाइप ऑफ डिजीज नॉट कंडक्टेड ऑफ मी, कोई भी डिजीज मेरे पास में टच भी रहेगा ना, आसानी से उसको डायलेट करवा सकते हैं, बस देने के तरीका हो जाए। तभी बता रहा था मैं कि एस लास्ट हम D4 D5 D6 में देते हैं, तो हम क्या करते हैं,
मोशंस को लूज करते हैं, यानी फ्रीली करते हैं। इसी चीज को हम अगर हायर पोटेंसी में अगर डाल देते हैं तो क्या करता है, मोशंस को रोक देता है। अब सोच लीजिए कि एक ही तलवार दो काम कर रहा है हमारा, धीरे से मारेंगे एक टुकड़ा, कस के मारते हैं कई टुकड़ा होता है। तो उसी तरह से इसमें बताया जाता है कि बाइलरी डिसफंक्शंस, जितना भी बाइल का डिसफंक्शन है, हमारा एनाबॉलिक कैटाबॉलिक में लीवर का डिसफंक्शन है, हमारा एस अकेला काम करता है। किसी को भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, आप कुछ भी मत कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको इलेक्ट्रोपैथी की जितना सिंपल मेडिकल टर्म है उसका अंदाजा नहीं है, इतनी बेहतरीन रिजल्ट बोल नहीं सकते, समझना ही काफी। S1 S+A1 ये हमारा 3 मेडिसिन है, ये हमारा 3 मेडिसिन से S1 S+A1, जो कि S1 मैं पढ़ चुका हूं, मैं S1 पढ़ रहा हूं, मैं A1 का आगे का होगा। ठीक है, अगर ये 100 पोटेंसी, ये 30 पोटेंसी और ये 100 पोटेंसी, अगर ये मिला करके हम 30 ml बनाते हैं, 30 ml में 10 ml 10 ml 10 ml कितना हो गया, 30 ml। तो ये क्रॉनिकल जितना भी डिस्फंक्शन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहो या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहो, सीवियर क्या है, क्रॉनिक क्या है, क्रॉनिक हो, क्रॉनिक का मतलब है कि लॉन्ग टर्म से बिलोंग करना, और सीवियर का मतलब क्या है, प्रेजेंट में अटैक ज्यादा करना, नॉट एफर्ड विद पेन। हम वो दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसको सीवियर बोलते हैं। दांत में दर्द हो रहा है, क्या बोलते हैं, सीवियर पेन हो रहा है। लेकिन घुटने में दर्द हो रहा है, नॉर्मली चल रहा है, जाड़ी चल रही है, वो सीवियर पेन नहीं है। जब उठ करके बैठे सपोर्टेड अगर अनबैलेंस हो गया, सीवियर पेन आ गया। वो क्रॉनिक पेन था, लेकिन प्रेजेंट में वो क्या हो गया, सीवियर पेन में तब्दील हो गया। तो वो चीज के लिए अगर ये ऐसा डायलिसिस में देते हैं S1 S+A1 100 30 100, ठीक है। तो इसीलिए हर डॉक्टर को चाहिए कि यानी हर पोटेंसी का हर मेडिसिन को रखना जरूरी हो जाता है। हमको चाहिए क्या, 100 30 100, लेकिन आपके पास क्या है, D4 D5 D6, कहां से लाएंगे, यहां पे हम फेल हो जाते हैं, यहां पे हम फेल हो जाते हैं। इसलिए कि हमको देना है क्या है, ये क्रॉनिक सीवियर क्रॉनिक, दो चीज है। ब्लड का जो प्रॉब्लम है क्रॉनिक से है, लैक्सेटिव का प्रॉब्लम है एक्यूट से एक्यूट में है, आज ही मोशंस नहीं हुआ है लेकिन बिलोंग पुराना से। तो वहां पे हमारा क्या हो रहा है, ये हो रहा है, हम दे रहे हैं क्या, इसमें से एक्यूट में कर रहे हैं, एक्यूट में कर देगा, मोशंस के ला देगा, लेकिन क्या करेगा, जब खाएंगे आएगा, नहीं खाएंगे रुक जाएगा। एक्यूट का मतलब वही होता है, पेन किलर खाइए, दांत का दर्द कम हो गया, फिर छोड़ दीजिए, फिर इट इज नॉट रेडिकल क्योरेबल, बट इलेक्ट्रोपैथी आर द मेनी टाइप ऑफ द डिजीज रेडिकल क्योर, क्योंकि हम उसको कॉज को पकड़ के कर रहे हैं, बीमारी को पकड़ के कर रहे हैं, हम लैक्सेटिव नहीं दे रहे हैं। इसीलिए उसको एस लास नाम रखा है। लैक्सेटिव एक समझने के लिए बात को रखा गया है कि कुछ समझ में ज्यादा आए, माइंड में सेटअप ज्यादा हो कि हाँ लास्ट का काम लैक्सेटिव से। ओके, उसके बाद कहता है बाइलरी डिस्फंक्शन से स्टोमक तक का काम करता है, यानी S1 जो है सो हमारा यहां से लेकर के यहां तक काम करता है, S लास जो है सो यहां से लेकर के यहां तक काम करता है। यानी S1 का जो काम क्या है, ऊपर से लेकर नीचे, यानी स्टोमक तक जितना भी प्रॉब्लम रहेगा वो क्रिएट कर लेगा। जहर पॉइजन अगर कोई लेगा तो सबसे पहले कहां जाएगा, स्टोमक में, लेकिन अगर स्टोमक से नीचे चला गया तो S1 का काम खत्म हो गया, वो फिर दूसरे का काम आ गया, क्या, लास्ट का काम आ गया। जब अगर वहां पे हम लास्ट दे दिए तो हमारा ऊपर से ये काम कर लिया, नीचे से ये काम कर लिया, खत्म, आउट ऑफ सोर्स। ठीक है, स्टोमक तक काम करता है। अगर एस लास्ट निगेटिव देते हैं, निगेटिव मतलब समझ रहे ना, D10 के ऊपर जाते हैं तो निगेटिव में आ जाता है, D10 के पहले में आता है तो 3-4 कैटेगरी होता है, उसको बताएंगे आपको, तो पॉजिटिव में आता है। तो अगर निगेटिव देते हैं तो हमारा स्टोमक से लेकर रेक्टम तक, यानी स्टोमक से लेकर रेक्टम तक उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। अब बताइए, सीवियर कॉन्स्टिपेशन बनता है कहाँ बनता है, लोअर एब्डोमेन में बनता है। ऊपर को बोलते हैं क्या, हाइपर एसिडिटी बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। क्यों एसिडिटी बोलते हैं, हमारा पेट तो फुल नहीं होता है, इसमें ही प्रॉब्लम होता है, इसमें ही प्रॉब्लम है। उसको डिफरेंस कैसा करेंगे कि एसिडिटी है या कॉन्स्टिपेशन है, व्हाट इज हाउ डिफाइंड, यही इंपॉर्टेंट है।
अगर ये हम समझ लिए कि एसिडिटी है या कॉन्स्टिपेशन है, बस आपका पूरी मसला हल हो जाता। एसिडिटी का मतलब होता है डकार आना, बर्निंग होना, एसोफेगेसिटिस में प्रॉब्लम होना, मुंह में छाला आना, ये हमारा हाइपर एसिडिटी का होता है। अगर उसके नीचे से अगर बिलोंग कर रहा है, एक एक दिन 2-2 दिन मोशंस को स्किप कर दे रहे हैं, रेक्टम एनल में जर्नल हो रही है, मोशंस टाइट हो रहा है, मोशंस के साथ में ब्लीडिंग के टाइपिकली आ जा रही है, यानी बिल्कुल हार्ड हो जा रहा है, समझिए कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में आ गया हो। अब बताइए, जब S1 है हमारा हाइपर एसिडिटी में काम कर देगा, S- है हमारा कॉन्स्टिपेशन में काम कर देगा। अगर दोनों दे दिए तो ऊपर से नीचे तक ऑल डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा को मेंटेन कर लेता है आपको, ठीक है। रेक्टम टू एनस स्मॉल इंटेस्टाइन तक काम करता है और गॉट, थ्रोट इन्फेक्शन, एनोरेक्सिया, गॉट पेन का काम करता है। गॉट गठिया और थ्रोट पेन भी कभी कभी सुने होंगे, टॉन्सिलाइटिस आ जाता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ द कम ऑन द टंग? टॉन्सिलाइटिस इन ऑफ आवर ऑर्गन्स। टॉन्सिलाइटिस है क्या? टॉन्सिल किसी को नहीं है क्या? हर आदमी को है। सिर्फ उसमें स्वेलिंग आ जाना, इनलार्जमेंट ऑफ द टॉन्सिल, अगर उसी को बढ़ जाना टॉन्सिलाइटिस। आइटिस का मतलब स्वेलिंग, अपेंडिक्साइटिस, कोलाइटिस, एसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, पैनक्रियाटिस, ये डर्माटाइटिस, यानी कहीं पे भी आइटिस का अगर बात आ गई, समझिए स्वेलिंग आ गया। तो स्वेलिंग आ गया तो उसका स्वेलिंग उसके रीजन से नहीं आया, इसका कनेक्शन कहीं और से है। सबसे ज्यादा कनेक्शन है हमारा हाइपर एसिडिटी से। जब हाइपर एसिडिटी होता है, उसकी हीट जो बर्निंग ऊपर होता है, जिसके कारण से किसी भी चीज को गर्म करने के बाद उसकी साइज बढ़ जाती है। आप चिकन ले लीजिए, मटन ले लीजिए, किसी को देखिए छोटा पीस है, लेकिन अगर उसको तल दीजिए, फ्राई कर दिए, साइज बढ़ जाता है। पानी में उबाल देने के बाद क्या होता है? साइज बढ़ जाता है। तो उसी तरह से टॉन्सिलाइटिस में हो जाता है इसी का। तो सबसे पहले टॉन्सिल के लिए हमारा क्या है? S1 C13 P2 N1 G। S1 क्यों दिए? क्योंकि हमारा यहाँ से लेकर के जितना भी हमारा हाइपर एसिडिटी है उसको बैलेंस कर लेता है। वो दे दिए तो आपको टॉन्सिलाइटिस में कम हो जाता है। उसके बाद कहता है इसका अफेक्ट इंटेस्टाइनल, लीवर, डाइजेशन ड्यू टू द वेरी डिसेंट्रीज। अब देखिए, किसी को ऐसा होता है कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया। कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया, इसका मतलब क्या हुआ? मोशंस नहीं हो रहा हुआ था 4-5, यानी डायरिया के रूप में। पहले क्या लिया उन्होंने? मोशंस होने के लिए, जब होने के लिए चालू हो गया वो, यानी 4, 5, 10 चला गया, तो वहां पे भी हमारा ये मेडिसिन अफेक्टेड है। कौन सा? एस-लास में भी कौन सा? जेनिसेना लुटिया प्लांट का नाम जो है, सो ये इसका इतना अफेक्टेड है ये। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जेनिसेना लुटिया है, आप दे दिए, निगेटिव करके दे दिए, आपको कोई सा भी ये प्रॉब्लम आएगा तो आपको मेंटेन कर लेगा। उसके बाद कहता है वर्टिगो। किसी को कॉन्स्टिपेशन के चक्कर में वर्टिगो आता है, चक्कर आता है। डॉक्टर साहब चक्कर आता है, गैस की दवाइयां खाए, कम हो गया। क्या हुआ? यही हुआ, ठीक है। उसके बाद कहता है फ्रंटल हेडेक। फ्रंटल हेडेक, साइड में दर्द हो रहा है, मतलब बहुत डॉक्टर ऐसा। अब कल परसों ये पेशेंट आया था, कुछ भी नहीं करा मैं इसको, इतने सीवियर पेन था कि वो कपड़े से बांध करके आया था। ऐसा उसको दिख रहा था कि मेरा दिमाग फट जाएगा, इतनी पेन हो रही थी सीवियर, क्यों नहीं फट जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको उसका कॉन्स्टिपेशन था, S1 का 30 और A1 का 30, इतना दोनों के पिला दिए तो आपको आराम मिल जाता। ओनली 5 मिनट में A2 C5 F2 W सर पे लगा दिए उसको 5 मिनट के अंदर में, बेगर एलोपैथिक एंटीपायरेटिक कुछ भी नहीं, 5 मिनट में कम हो गया। तो क्या हुआ? क्योंकि हमारा ये ड्यू टू द इंडाइजेशन प्रॉब्लम। फ्रंटल हेडेक, ब्रेन में लूज फील होना, ब्रेन ऐसा दिख रहा है कि मतलब कि हिल रहा है। कैसे कहता है डॉक्टर साहब? हिले तो ऐसा दिख रहा है कि ब्रेन अलग अलग सेक्शन में है। जैसे पानी के बबल कैसा होता है, बैलून में भर दीजिए, ऐसा डलाइए, या गिलास वगैरह में पानी में दीजिए, बोतल में पानी, तो हिलता है ना, तो उस तरह से ब्रेन को हिलना ऐसा फील होता है। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम था हेडेक, टेंडर, हेड टेंडर, यानी बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि पकड़ रहा हूं तो बहुत अच्छा दिख रहा है, छोड़ देंगे तो ऐसा फट जाएगा, ये महसूस होता है। आई पेन आंख पेन में भी काम करता है। इसलिए आप देख लीजिए, फिर हो जाता है आपको, फिर भी हेल्प से करते हैं। अगर किसी को भी आई पेन होता है तो डॉक्टर क्या लिखता है उसको? एंटीऑक्सीडेंट, एंटासिड।
गैस का ही अटैक दे रहा है। यहाँ पे भी हमारा है जो किसी को भी अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ तो सबसे पहले आई में प्रॉब्लम होगा। दो तरह का होता है प्रॉब्लम, एक होता है सो डिजीज डिस्प्ले, यानी दिखना, जैसे में फील करना, जैसे में दर्द हो रहा है, वो आपको फौरन मालूम होगा कि मेरे आंख में कंजशन हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन अगर धीरे धीरे नियर विजन गया तो मालूम नहीं होगा। कब? जब उसको कभी सडनली अगर जरूरत पड़ गया बारीकी चीज का, उस पर देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि हमारा ये चीज प्रॉब्लम हो रहा है। ये ठीक है। उसके बाद कहता है हाँ, किसी को ऐसा होता है थ्रोट जो है सो सूखा, ड्राइनेस महसूस होता है, ये भी हमारा इसमें काम करता है। जब आप स्टमक में एसिड का बहुत राइजिंग हो जाता है, नोजिया, वेग महसूस होता है, स्टमक पेन होता है, एब्डोमिनल का दर्द होता है, कॉलिक, फ्लूटेंस होता है, अम्बिलिकल में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, समझ लीजिए अम्बिलिकल, इसीलिए कहता है अम्बिलिकल हर्निया में इसका मेन रोल है। क्यों अम्बिलिकल हर्निया क्यों होता है? सीवियर कॉन्स्टिपेशन, आंत में फ्रीली मोशंस को पास नहीं होने के बाद कुछ न कुछ सेक्शन पे वो जमाव हो जाता है। जमाव होने के बाद जो ऊपर से जब फोर्स करता है तो रप्चर कर देता है। वो रप्चर कर देने के बाद हमारा क्या होता है, वो बॉम्बिंग में से मतलब यानी एक इंटेस्टाइनल का लेयर जो है सो ब्लॉक हो जाता है, मोमेंटम वगैरह जो लॉस हो जाता है, जिसके कारण से हमारा ये प्रॉब्लम होता है। उसमें स्टोमक पेन होता है, एब्डोमिनल का दर्द होता है, कॉलिक इन्फ्लामेशन, अम्बिलिकल में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, स्टोमक डिसऑर्डर, स्टोमक टॉनिक, इसको मतलब यानी बोला जाता है किसी को भी ये स्टोमक टॉनिक पे दे सकते हैं हम। क्यों दे सकते हैं? इसलिए दे सकते हैं क्योंकि स्टोमक अगर हमारा क्लियर रहा तो हर डिजीज उससे बचना मुश्किल होगा। कोई भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ले लेना गलत नहीं है, लेकिन पेट में रखे रह जाना, हमारी डाइजेशन नहीं होना, बॉडी में स्टोरेज रह जाना, वही प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ को अगर ये बॉडी में ही नहीं रखेगा, बाहर निकाल देगा, तो हमारी 90% डिजीज ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है। उसके बाद कहते हैं इसमें बैक पेन, स्टोमक पेन, रियूमेटिक पेन वर्क बहुत ज़्यादा करता है स्लास, क्योंकि फिर यहाँ पे हो जा रहा है कॉन्स्टिपेशन, यानी लफ्ज़ हमारा कॉन्स्टिपेशन से जितना रिलेटेड डिजीज है तो समझिए कि 90% डिजीज हमारा सबसे पहले अटैक जो होता है हमारा कॉन्स्टिपेशन। डर्माटाइटिस जाइए, स्किन का इन्फेक्शन जाइए पेट की गर्मी से, आंख का विजन जाइए पेट की गर्मी से, थायराइड जाइए पेट की गर्मी से, टॉन्सिल जाइए पेट की गर्मी से, एनीमिया होना पेट की गर्मी से, निमोनिया होना पेट की गर्मी से। पेट की गर्मी से क्यों? क्योंकि जब पेट में एसिडिटी बनेगा, हम डाइट मेंटेन नहीं लेंगे, नहीं लेने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे हमारा एनर्जी कम होता है, उसके बाद हमारा लंग्स में ऑक्सीजन का जनरेट कम होना, ब्लड सर्कुलेशन कम होना, पल्पिटेशन कम होना, कोई भी डिजीज आकर के आ जाना आसान हो जाता है। उसके बाद कहता है कैनॉल, नोजिया, वोमिटिंग, वर्क ऑफ द जेनिसिनियल लुटिया, यानी इसमें वोमिटिंग में भी आपको काम करता ही है। कौन सा? जेनिसिनियल लुटिया। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लांट दो ही है लेकिन दो सब पे भारी है, जेनिसिनियल लुटिया और एलियोसेपेनेसिस, दो प्लांट हमारा एस्लस में है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी बढ़ाता ही है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब डाइजेशन को, मूवमेंट को पूरा क्लियर करता है वो, ऊपर से लेके नीचे तक। इसलिए कहा जाता है कि S1 एस्लस A1 अगर ये हो गया क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को लैक्सेटिव के रूप में देना है, यानी नॉर्मली मतलब यानी मोशंस नहीं हो रहा है, तो एस्लस C10 12 11 22 ये D6 ये अगर दे दिए तो नॉर्मली लैक्सेटिव के रूप में काम करेगा। किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, ये देते रहना है आपको, लेकिन आपको ये अगर दे देंगे, ये तो आपको क्या होता, एक्यूट डिजीज को मेंटेन कर लेगा। जो मोशंस कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो मोशंस नहीं आ रहा है, उस चीज को ये मैनेज कर लेता है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए कदम जी, हाँ नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन एस्लस C10 12 11 22 12
हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी में दो रीजन होता है। जैसे हाइपर एसिडिटी में एक में बर्निंग नहीं होता, पेट फूलता है, एक में बर्निंग होता है, एक में बर्निंग नहीं होता, पेट फूलता है। S1 C15 WE, S1 C15 B, ये नॉर्मल, ये बर्निंग। अगर किसी को बर्निंग हो रहा है तो आप बी को याद रखिएगा, ब्लड बर्निंग, बीई। कहीं पे भी ब्लड से रिलेटेड है तो हमारा बीई, और बर्निंग से भी रिलेटेड है तो बी, याद रखिएगा, ठीक है। लीवर, अब इसका लीवर तक कहां पे असर है, कितना असर करता है लीवर पे, कितना असर करता है। लीवर इज द बिगेस्ट ग्लैंड। लीवर हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड माना जाता है एरिया में। ऐसा तो हमारा बहुत और भी ऑर्गन है, लेकिन कथा अनजाने में मोशंस होना, किसी को बच्चा बोलता है ना सोए सोए स्टूल पास कर देता है। कई पेशेंट को सुने हैं, खास करके एस फैक्टर, एक्स फैक्टर को, यूरिन को पास हो जाना, मोशंस को पास हो जाना, यानी अनजाने में उसको समझ में नहीं आया तो वहाँ पे क्या होता है, रेक्टम एनल का स्पिक्टर कमजोर हो जाता है, यानी वहाँ पे मूवमेंट का कोई लिमिटेशन अपने बैलेंस में नहीं रहता है। वहाँ पे भी हमारा ये एसलस बहुत ज़्यादा काम करता है निगेटिव में। आपको पता है एसलस के साथ में अगर आप S1 देते हैं तो S1 का ये सपोर्टिंग मेडिसिन होता है। S1 सपोर्ट करता है एसलस को और एसलस सपोर्ट करता है S1 को। किसके बिहाफ पे, S1 को किसके बिहाफ पे करता है, नक्स भूमिका को। क्योंकि जाहिर सी बात है कि नक्स भूमिका एक ऐसे प्लांट है जो हमारी बॉडी को जहर को बाहर करता है, तो उसी के आधार पे हमारा उसका सपोर्टिंग मेडिसिन हमारा एसलस होता है। कहता है उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड समझ लीजिए, जितना भी ग्लैंड में एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डायबिटिक पे आता है, थायराइड ग्लैंड पे आता है, हाइपोथैलेमस आता है, इस पे भी बहुत अहम रोल होता है इसका। उसके बाद कहता है हार्मोन बनाता है। अगर ये कंटिन्यू किसी को अगर करते रहे तो मेनोरोजिया, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, यानी हार्मोन से रिलेटेड FSH, LH, प्रोलैक्टिन जितने भी होते हैं पूरा को ये कवर कर देता है। आपको अगर और ज्यादा देना है, मेंटेन करना है, आपके पास कोई भी पेशेंट आए, कोई भी मेडिसिन दीजिए, लेकिन 15 दिन पे एसलास का 1000 पोटेंसी पिला दीजिए। आप उसको दीजिए भी मत, खाली पिला दीजिए। एसलास का 1000 पोटेंसी 10 ड्रॉप पिला दीजिए, 15 दिन की दवा दीजिए, 15 दिन के बाद आएंगे फिर पिला दीजिए उसको। 3 महीने में यानी 15 दिन बाद 6 बार अगर पिला दिए तो आपको उसका ना तो हार्मोन का प्रॉब्लम रहेगा, ना तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा। जब सीवियर कॉन्स्टिपेशन का नहीं प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिकली थायराइड ग्लैंड तो मेंटेन रहेगा। थायराइड, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, स्किन एलर्जी, ये सब पूरे बैलेंस कर लेगा वो, ठीक है। हार्मोन को बनाता है। उसके बाद आपको एब्डोमेन को फ्लूइडेंस को कंटिन्यू करता है, यानी जितने भी अकड़ जाता है, किसी को सब सीवियर पेन हुआ 5 मिनट में खत्म हो जाता है। कितने ना डॉक्टर साहब बच्चा घर से निकला, दर्द हो रहा है, अब 5 मिनट बगैर दवाइयां देने भी कम हो गया। तो वैसे कंडीशंस में भी अगर आपको कोई सुनाता है, आपको हाइपरटेंसी से मतलब उसको पिला दीजिए, कुछ भी नहीं कीजिए, क्योंकि अभी पेन हुआ तो कोई जरूर नहीं कि कल आएगा। सिर्फ बोलिए उसको 15 दिन की दवाइयां दे रहा हूं मैं, ये पिला दो, फिर 15 दिन को आधा के पिला दो, बस नॉर्मल हो जाता। जो है व्यक्ति अपने आप को वेरी इंटेलिजेंट समझते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं, तो एक उस क्रेस्टेड फीचर होता है उसको। आपको पेशेंट को पहचानने का एक तरीका है, ये पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन कैसा भी रहेगा, चिड़चिड़ेपन रहेगा, जो भी बोलेगा उसको यही समझेगा कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, उसका वाला सब फॉल्स है, क्यों नहीं वो गलती में रहे। तो वैसे व्यक्ति को आपको एसलास इंपॉर्टेंट रेमेडी मानता है। ब्रेन समझता है आपको क्रोध चिड़चिड़ा होता है, अपने आप को गुस्सा में हमेशा रखता है कि मतलब कि हाँ मैं जो हूं सो हूं, आप लोग कोई नहीं है। इसका मतलब एसलास 1000 दे देना। किसी को नींद नहीं आ रहा है, इंसोमिया बोलते हैं इसको, नींद नहीं आ रहा ना, आप एसलास का 1000 पोटेंसी दे दीजिए। तो इससे क्या मालूम होता है, यानी हर पेशेंट को अगर एसलास का 1000 पोटेंसी दे दिए
तो जो उसके पास डिजीज आया हुआ है वो कवर हो जाएगा, और जो आने वाला है, जो अभी वो बोल नहीं पाया है, 101% डायबिटिक वाले को नींद आ रहा बोलेगा पहले, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, गुस्सा बढ़ गया। कितने भी डायबिटिक वाले को जब डायबिटिक ज्यादा बढ़ता है तो पागलपन जैसा हो जाता है, एपिलिप्सी के जैसा होता है, फिट्स के जैसा आना शुरू हो जाता है, किसी को मारना बोलता है, किसी को मार भी देता है, फिर दोनों हॉस्पिटल आता है, मारने वाला भी आता है, मार खाने वाला भी आता है। मेरे पास कई बार ऐसे हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम S/30। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट रेमेडीज माना जाता है S/30। S/30 इसको थोड़ा सा अली भाई थोड़ा रोकिए तो इसको। ठीक है, ये देखिए आपको उसके बाद बताता है क्या, किसी को स्टमक ब्लैक होता है। ब्लैक मतलब क्या होता है, स्पिक्टर के साथ में कुछ ना कुछ ब्लड को वहां पे क्लॉटिंग हो जाना, जो पाइल्स से रिलेटेड होता है। हम लोग सिर्फ जानते हैं पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स, ब्लाइंड पाइल्स, दो ही जानते हैं। ठीक है, तो उसके भी है पे क्या होता है, मोशन सही हो रहा है डॉक्टर साहब, ब्लैक हो रहा है, क्या कारण से ब्लैक हो रहा है, यानी मोशंस कॉन्स्टिपेशन होने के कारण कुछ ना कुछ वहां पे आर्टरी से ब्लड आ करके जम गया, जमने के बाद वो मोशंस में डायलेट हो गया, वो तब तक फिर मोशंस पूरा ब्लॉक हो गया, तो एक तरह से फिर ब्लड रुक गया, जब मोशंस किया तो पूरा ब्लैक गया वो। और ब्लैक जाने के कारण क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिपेशन की सिंपल रहता है ये। तो सबसे पहले कोई सा भी अगर ब्लाइंड पाइल आ रहा है, या ब्लीडिंग पाइल आ रहा है, या फिशर आ गया, या फिस्टुला आ गया, कोई सा भी अगर डिजीज आता है, सबसे पहला मेडिसिन हमारा एस्लास होना चाहिए। लेकिन एस्लास के साथ में आपको कहां कहां से बिलोंग करता है, वो हमारा स्टोमक से ही वो अटैच रहता है। गैस बनने का प्रक्रिया सबसे पहले फर्स्ट लेवल जो होता है स्टोमक होता है। स्टोमक फिर अगर नहीं होने के बाद फिर नीचे का इंटेस्टाइनल पे प्रॉब्लम करता है, फिर रेक्टम एनल पे जाता है। तो बोलता है डॉक्टर साहब ये 5 दिन 10 दिन की बात ही है, 10 दिन की बात नहीं है। आपको हाइपर एसिडिटी बना, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन में तब्दील हुआ, उसके बाद ब्लीडिंग पाइल हुआ, उसके बाद भी ब्लाइंड पाइल हुआ, उसके बाद फिशर हुआ, उसके बाद फिस्टुला हुआ, हेमोराइड हुआ, लेकिन हम लोग के पास सीधा एक ही बात बोला, डॉक्टर साहब 5 दिन से ब्लड आ रहा। ये 5 दिन की बात नहीं होती है ये। ठीक है, वैसे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी माना जाता है ये। कहता है स्टूल ब्लैक होना एस्लास में यूज करे तो कॉन्स्टिपेशन तो दूर करता ही करता है, और बॉडी को, पूरी बॉडी को एक्टिवेट करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी बहुत जहर को बाहर निकालता है ये। तो ये हमारा एस्लास के बिहार पे जितने भी कर किया, किसी को अगर हर्निया होता है, एस्लास को सिर्फ आप लगा दीजिए, वहां पे एप्लीकेशन कर दीजिए। किसी को स्नेक बाइट करता है, स्कॉर्पियन कट करता है, कोई इंसेक्ट बाइट करता है, वहां पे एस्लास को सिर्फ लगा दीजिएगा। जी हाँ, D3 से एस्लास को लगा दीजिए, आपको 15 मिनट के अंदर में आपको कवर कर लेता है। लगाने से ओरली यानी एप्लीकेशन करने से आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ठीक है, उसके बाद एवरी एक्यूट डिजीज, पाइल, गॉट, रेक्टम, कोलिक, ब्लाइंड पाइल्स जड़ को गलाता है। क्या करता है, ब्लाइंड पाइल में रूट बन जाता है। जैसे कोम लेकर के आते हैं पेशेंट, बोलते डॉक्टर साहब कोम है, कोम का मतलब मस्से के जैसे आ जाना। जब मस्से जब आता है तो उसमें आपको ये धीरे धीरे गलाता है निगेटिव डायल्यूशन से, यानी 1000 डायल्यूशन से। उसके बाद का ज़्यादातर सेकंड सभी डिजेनरेटिव डिजीज में, डिस्ट्रक्टिव डिजीज में और ऊपर जाना पड़ता है, यानी 5000 और 10000। तो 1000 में जो है सो आपका डेली डोज दिया जाता है, 5000 का जो है सो वीकली में 2 दिया जाता है, और 10000 जो पोटेंशियल आता है मंथली 1 बार दिया जाता है। बहुत ज़्यादा तो 15 डेज में 1 बार देना है। अगर 3 मंथ अगर कर दिए, अब उसका सिलेक्शन कैसा करेंगे, तो एस्लास के ऊपर भी है पे हुआ ये। किसी को थायराइड है, H2, C3, L2, RE, ये हमारा थायराइड का बहुत अच्छा रेमेडीज है, बहुत अच्छा इसका एक्शन है।
H2C3L2Re। अब देखिए H2 क्या काम करता है, C3 क्या काम करता है, L2 क्या काम करता है, Re क्या काम करता है। L2 का फॉर्मूला क्या है, L2 जो है हमारा ओरिजिनल मेडिसिन नहीं है, कंबाइन है। तो कंबाइन में क्या बना, इसमें मिला हुआ है S1L1A3। ये हमारा, अब देखिए A3 क्या काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन। A1 A2 और A3। A1 कहाँ काम करता है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट, ऑल कंप्लीट हार्ट। ये कहाँ काम कर रहा है हमारा, A3 हमारा, इसमें क्या है A3 है। हेलो मैं तो क्लिनिक पर हूँ, लेकिन आप जाइए ना जरा, आप जाके करो ना, फिर मैं देख लेता हूँ। समझे। तो हमारा A3 कंप्लीट इसलिए कि इसका ब्लड का सर्कुलेशन ना होने के कारण हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड में सिक्रेशन का अनबैलेंस हुआ। इसके लिए हम क्या करें, L2 दिए। L2 में क्या है, S1L1A3। अभी मैं बता चुका हूं मैं, और आगे बताएंगे कि L1 कहाँ काम करता है, लिम्फेटिक चैनल पे काम करता है, लिम्फ को मेंटेन करता है, जहां पे S1 के काम के बाद L1 का काम आता है। S1 का काम है हमारा क्या है, किसी भी फूड प्रोडक्ट लेने के बाद वो सेल्स तक उसको पहुंचा देना, और उसके बाद वहां से किसको देना है, बेन को देना है, या बाहर भेजना है, या तो वेस्टेज पदार्थ को कहां रखना है, उसका काम है वो। तो उसके हिसाब से हम H2C3 हमारा क्या काम करता है, S3 का सपोर्टिंग रेमेडीज C3 आता है, जहां S3 एक ऐसे प्लांट रेमेडीज है कि जो हमारा ग्लैंड पे काम करता है, सेक्सुअल ग्लैंड पे काम करता है। ग्लैंड तो कई जितने भी ग्लैंडुलर हैं, तो वहां पे हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सो आपको सेक्सुअल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो इसीलिए हमारा जो है सो C3 उसमें इंपॉर्टेंट होता है। Re, अब ये देखिए थायराइड को पहचानना में ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारा क्या होता है उसमें कंफ्यूजन बताता हूँ मैं आपको। ये TSH है, T3 T4 TSH। कितने डॉक्टर के ऐसे नहीं मालूम है कि अगर ये 12 हो गया, ये हाइपो है या हाइपर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर ये समझ लिए तो आप पूरा समझ लिए। ये क्या हो रहा है, नॉर्मल वैल्यू कितना चाहिए, 0.5 to 5.5, यानी 0.5 से लेके 5.5 तक रहना चाहिए, लेकिन ये कितना हो गया 12। इसको हाइपर बोलेंगे या हाइपो बोलेंगे, हाइपो है ये। यहीं पे कंफ्यूज है डॉक्टर, तभी तो हम क्या दिए इसको। अगर हाइपर रहता तो हम इसको बाई देते ना। आरी का काम क्या है, बढ़ाना, और बाई का काम क्या है, घटाना। जब हम हाइपो बोल रहे हैं, इसको हाइपर बोल रहे हैं, तो हाइपर कैसा देंगे, और वो भी कौन सा डायल्यूशन में दिए, D5। हम लोहा को काट सकते हैं, लेकिन बहुत घुमा को काट सकते हैं, डायरेक्ट नहीं काट सकते। तो उसी तरह से हमारा जो ये हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है। जब ये कम होगा तो हमारा ये दोनों बढ़ेगा। अब अगर ये हमारा लेस हो गया है, 0.01 हो गया है, और ये हमारा ये कम हो गया, तो ये कम हो जाएगा, ये कहलाएगा हाइपो। तो इसीलिए वी शुड एनी टाइप ऑफ द थायराइड टेस्टेड ऑफ द थायराइड प्रोफाइल। हम लोग हमेशा थायराइड प्रोफाइल जांच कराना। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये जांच करवाए, हमारा ये नॉर्मल है, 0.4 आया, ओके। अब पेशेंट क्या बोलेगा, डॉक्टर क्या बोलेगा, थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा कम हो गया है, इसको बढ़ा देंगे, चावल रोटी खिला देंगे, बढ़ जाएगा। बोलते हैं ना भाई कि बढ़ जाता है तो चावल को कम कर देते हैं, तो ये कम हो गया तो थोड़ा खिला देंगे। कई ऐसे बात बोले हैं डॉक्टर, ठीक है। लेकिन ये दोनों का क्या सिस्टम है, कोई मालूम नहीं है। हम जब एक ही जांच कराए, ये जांच कराए, तो ये का इसका रिजल्ट क्या है मालूम है आपको, कोई मालूम नहीं है ना। कि कैसा भी है पे इलाज करेंगे। हो सकता है ये कम हुआ है तो ये बढ़ गया होगा, जो बढ़ गया होगा
तो फिर हाइपर में आ गया नहीं है। जब हाइपर में आ गया तो उसको तो सिक्रेशन बढ़ गया है ना, तो उसको हमको क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए हमारा यहाँ पे दोनों में, हाइपर एंड हाइपर में दोनों में सिर्फ एक रेमेडीज का चेंजिंग है, क्या है, पाई, आरी और पाई। अब इसके साथ में ये तो हमारा हो गया बिल्कुल पॉइंट ऑफ द डिजीज थायराइडिज्म में। अब थायराइड आया क्यों, ये चीज को तो हमको मालूम करना जरूरी होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसमें क्या होता है, जितना भी थायराइड वाले को आप जांच करा लीजिए, विटामिन डी क्या रहता है, कम रहता है। तभी तो कैल्शियम का टैबलेट खिलाते हैं उसके साथ में, और विटामिन डी का कैप्सूल देते हैं वीकली, या तो फिर आपको इंजेक्शन दिलवाते हैं। इसका मतलब क्या है, मिनरलाइजेशन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, ये सब तीनों चीज सब कभी कमी है, कम है। तब वहां पे हमारा मेडिसिन आता है क्या, बेस 2 का। जब बेस 2 में हम अगर C4 S5 C4 RE दे दिए तो हमारा क्या बढ़ाएगा बताइए, ये C4 मिनरलाइजेशन बढ़ा देगा ना। किसके साथ में हम दे रहे हैं, RE के साथ में दे रहे हैं, जबकि इसमें हमारा WE भी है, यानी ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। RE बाई को दे दिए, आपको कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया RE W दिए। लेकिन RE अगर बाई दे दिए दोनों तो बोल नहीं सकते, जिसका भी है अगर ज्यादा गया तो उसका चेंज हो जाएगा, एक्शन चेंज हो जाएगा। एक गिलास पानी है, कचड़ा पानी, 1 लीटर पानी डाल दीजिए, क्या होगा, कचड़ा निकल जाता है, 1 लीटर पानी सही हो जाएगा। लेकिन 1 लीटर पानी में अगर 3 लीटर हम कचड़ा डालेंगे तो क्या होगा, तो कचड़ा हो जाएगा, सही पानी निकल जाएगा वो। तो वैसे भी है पे हमारा जो है सो आपको थायराइड का पहचानना जरूरी होता है, और इसके कारण से हमारा ये इम्पोर्टेंट जरूरी है। तो मैं चल रहा था कि थायराइड को देने के लिए हमारा कैसा उसको हायर पोटेंसी कैसा यूज करना है, तो कैसा उसको दे सकते हैं हायर पोटेंसी, कौन सा डिजीज में हम कौन सा पिलाएंगे तो हमारा ज्यादा इफेक्ट करेगा। ये डिजीज हमारा रिलेटेड क्या हुआ, हम किस चीज को देख रहे हैं, थायराइड को। थायराइड में सबसे ज्यादा कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है हमारा, थायराइड में ग्लैंड जो काम हो रहा है। तो ग्लैंड के लिए हमारा C3 है और H2 है, H2 और C3 ये दोनों को हायर दे दीजिए, मोर निगेटिव जिसको बोलते हैं, मोर निगेटिव 1000 से, यानी क्या, H2 और C3। अगर H2 और C3 अगर 10 ड्रॉप 1000 में दे दिए तो क्या करेगा, वो पूरा मेंटेन कर लेगा। तो D1000 देने का मकसद ही क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी होता है जानना, क्यों हम देते हैं उसको। D5 D6 हम दे रहे हैं, D10 दे रहे हैं, D100 दे रहे हैं, D1000 दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये चीज तो समझना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए क्या होता है, ये एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये किडनी है, किडनी में हमारा यहाँ पे हो गया कॉर्टिकल सिस्ट, कॉर्टिकल सिस्ट, ये क्या बना, एक सिस्ट बन गया। तो सिस्ट बना, जहां पे बना वो एरिया पर एक्यूट बना हुआ है, दर्द भी है, बढ़ भी रहा है। ये बढ़ते बढ़ते हमारा यहाँ पे बड़ा है, लेकिन ये साइड में आकर के सिक्रेशन कम होने के कारण क्लॉटिंग आने का चांस बन रहा है। एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ भी, ये इतना बड़ा है, यानी 4 mm का है, ये 1 mm का है, ये 0.1 का है, ये 0.2 का है, 0.3 का, इस तरह से है। जब हम 1000 पोटेंसी देते हैं तो जो हमारा ये छोटी छोटी जो गठाने हो रही है, सबसे पहले इसको रोकेगा वो। यानी ये हायर मोर नेगेटिव देने के बाद कोई भी डिजीज फैलने वाला है उसको फौरन रोकता है। जब रोक दिया तो वो रुक गया, जब रुकने के बाद अब रह गया हमारा ये, अब इसको कैसा करेंगे, इसके लिए हमारा क्या है, उससे कम नेगेटिव का। तो इसीलिए 4 सिलेक्शन रेमेडीज में चारों 4 पोटेंसी में देते हैं। सपोज कॉर्टिकल सिस्ट है तो S6, आप यहाँ पे देखिए कॉर्टिकल सिस्ट में होता है क्या, फ्लूइड आया हुआ है, पानी, पानी कहीं पे भी बन रहा है तो समझिए छाला है ना, वो तो छाला है तो उसमें पानी है, तो पानी के एरिया में अंदर का कुछ ना कुछ जख्म बना हुआ है जो हीलिंग करने की जरूरत है। हीलिंग करने की इसलिए जरूरत है, हीलिंग होगा कब, जब तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। जब तक वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, जब तक हील
नहीं होगा। जैसे में कोई आदमी को बर्न हो गया, जल गया, हाथ जल गया, हाथ जलने के बाद क्या होता है, जिस वक्त जलता है उस वक्त सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा जलन होता है, लेकिन 2 दिन के बाद वो वहां पे से दर्द खत्म हो जाता है। क्यों? ब्लड सप्लाई हुआ, हीलिंग हुआ, क्योंकि वो मसल्स में से ब्लड का सर्कुलेशन का जो है सो बिल्कुल खत्म हो गया। अब उसको लाना है तभी हील होगा। इसीलिए तो आज अगर जख्म आया, आज जल गया, आज ब्लड नहीं निकलता उसमें, देखिए ब्लड रहता है, नहीं रहेगा। वही 5 दिन के बाद जब हील होना शुरू होता है तो उसमें ब्लड का रेसेस जैसा आना शुरू हो जाता है। तो हम क्या समझते हैं, हाँ हील होना शुरू हो गया, इसमें जनरेशन डिजेनरेशन होना शुरू हो गया। तो उसी तरह से ये भी है कि जब हमारा यहाँ पे वो काम कर रहा है तो यहाँ पे A6 C6 L1 BE। अब देखिए हम BE दिए, B इसलिए दिए, अभी बताया मैं, B फॉर बर्निंग, B फॉर ब्लड। ब्लड को कहीं पे भी रुकावट होना, ब्लड का काम करेगा। ब्लड को वहां तक नहीं पहुंचना, ब्लड का काम है। लेकिन ब्लड आकर के रुका हुआ उसको बाहर करना, उसका काम नहीं, क्योंकि उसको तो हटाना है। तो उसको 2 तरह से हटा सकते हैं, चाहे तो GE से हटा सकते हैं, चाहे तो RE से हटा सकते हैं। तो GE का मतलब क्या हुआ, यानी बॉडी में ही ऑब्जर्व कर लेगा। सपोइडेड किसी को लिपोमा है, उसमें ब्लड आकर के जमा हो गया है, अब अगर RE देते हैं तो पक जाएगा, वो बाहर निकलना चाहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको GE दे दिए, तो GE दे देंगे तो क्या करेगा, अंदर ही पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, बाय स्वेटिंग, बाय यूरिनेशन, बाय ब्लड का थ्रू से उसको अंदर से ही खींच लेगा। वो लिपोमा कोई काम करता है ना, हम फाड़ते तो नहीं है ना। अगर किसी का सेकंड लेयर में नहीं, फर्स्ट लेयर में आ गया, ऊपर में आ गया तो फट भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको ऊपर क्या करना है, पेशेंट से पूछे डॉक्टर साहब क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, बाहर निकाल दूं, अंदर गला दूं? कोई ऐसा बोलेगा कि हाँ बाहर निकालो? नहीं, अंदर जाने दो भाई, 2 महीना चलेगा। कितने लिपोमा ऐसे हैं, अभी पेशेंट के इलाज चला मेरे पास, 1 महीना में पूरा डायलेट हो गया, ये ऐसा था। ये उसको मैं जांच कराया कि कोल्ड एब्सेस तो नहीं है। कोल्ड एब्सेस मालूम है, टीबी का ग्लैंड होता है। बच्चा हेल्दी था, मेरे को डाउट हो सकता है टीबी तो नहीं है, तो मॉन्ट्रॉक्स टेस्ट करवाए तो नॉर्मल था, CVP ESR करवाए नॉर्मल था, तो वो लिपोमा टाइप में था, मूवमेंटल था वो। यहाँ पर ज़्यादातर जो होता है ऐसा हमारा ट्यूबरकुलोसिस का कोल्ड एब्सेस होता है, जो कोल्ड एब्सेस और लिपोमा दोनों में डिफरेंस रहेगा। कोल्ड एब्सेस रहेगा बिल्कुल पकड़े हुए रहेगा, सेक करेंगे तो आपको हिलेगा नहीं, वो समझिए कोल्ड एब्सेस यानी ट्यूबरकुलोसिस का बिलोंग कर रहा है। अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, ऐसा सेक हो रहा है यानी हिल रहा है, वो जगह छोड़ रहा है, एक बॉल के जैसा खाली बना हुआ है, वो आपको फैट बॉल में, लिपोमा में भी आता है। तो वो चीज़ को आपको मालूम हुआ, इसलिए लिपोमा है, नस्तर मारेंगे कोई बात नहीं। लेकिन कोल्ड एब्सेस है, इसका मतलब रिलेटेड और कहीं और से है, तो उसमें नस्तर ना मार करके उसको ऐसा भी कर सकते हैं, या तो FNAC जांच कराएंगे तो मालूम होता है उसको हिलता नहीं है। जो नहीं हिले उसमें ज़्यादा नहीं चढ़ना, हिलने वाला है कुछ नहीं करेगा वो। मैं जितना भी कैसे देखूँ, अब कैंसर का ट्यूमर देख लीजिए कैसा रहता है, हार्ड रहता है, पकड़े हुए रहता है, नो मोमेंटल रहता है। मैं जितना भी कैंसर का जो केसेस देखा हूँ मैं, सबको ही हार्ड रहता है, मूवमेंट नहीं करता। और फिर धीरे धीरे मुलायम होगा, मुलायम होने के बाद वो बाहर निकलेगा, क्योंकि कैंसर वाले ट्यूमर को बाहर ही निकालना होता है, क्योंकि वो इंटरनल एरिया में ट्यूमर बनाता है, तो छोटी छोटी बना करके मेटास्टैटिस में रूप में चला जाता है, जो ट्रांसमिटेड होते चला जाता है। लेकिन ऐसा भी अगर नॉर्मल होता है तो ज़्यादातर यही एरिया, ठीक है। ये हो गया सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन के पास हो जाता है, ये बताया आपको। तो मैं चल रहा था यहाँ पे A6 से L1 BE। तो BE हमारा इसलिए कि ब्लड का क्लॉटिंग जो हो रहा था उसको सर्कुलेशन के ला करके उसको बाहर से कर देता है आपको, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा D5 और D10, D100, D1000 और D10000 ये क्यों देते हैं हम इस चीज को। D5 हमारा काम कर रहा है यहाँ, D10 काम कर रहा है हमारा यहाँ, D100 काम कर रहा है यहाँ, D1000 काम कर रहा है यहाँ, D10,000 दिए तो पूरा पे काम कर गया। तो इसीलिए निगेटिव और पॉजिटिव, मोर नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोर पॉजिटिव
मोर नेगेटिव। मोर पॉजिटिव किसके लिए? सीवियर पेन है तो उसके लिए तो मोर पॉजिटिव देना पड़ेगा। एक क्रॉनिक डिजीज 3 बीमारियां को साथ में लाता है, क्रॉनिक, सब एक्यूट, एक्यूट। तो ये हमारा, कोई कहता है कि कैंसर एक डिजीज है तो कैंसर तो क्रॉनिक डिजीज है, परफेक्ट वाली बात है, लेकिन कैंसर के होने वाले दर्द क्या है बताइए? एक्यूट है ना। अब हम बोलेंगे कि 1 महीना में तुमको दर्द कम होगा, क्रॉनिक है, पेशेंट बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा।